Hello students, I am Dr. Priyanka and we were discussing chapter 4 reproductive health, and now we are going to start with the next with the further moving on to the sexual transmitted disease. अच्छा, अगर मैं sexually transmitted disease पे बात करती हूँ, ठीक है, तो sexually transmitted diseases कि अगर मैं और बात करती हूँ तो हेपेटाइटिस बी, HIV, अगर मैं और बात करती हूँ तो हेपेटाइटिस बी, HIV आर इन्फेक्शंस। अब ये इन्फेक्शंस होते कैसे हैं? दीज आर इन्फेक्शंस कॉज्ड or transmitted by sharing of injections, needles, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कभी फॉर एग्जाम्पल बच्चे किसी पेशेंट की डिलीवरी हुई, ठीक है, अब किसी पेशेंट की डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के दौरान हम लोगों ने जो लास्ट डिलीवरी हुई थी उसमें अगर मदर HIV पॉजिटिव थी और उसकी यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट स्टरलाइजेशन के हम लोगों ने नेक्स्ट डिलीवरी में भी यूज कर दिए, तो इट कैन कॉज द मदर विल हैव द HIV इन्फेक्शन। बेसिकली जो HIV इन्फेक्शन है एंड हेपेटाइटिस बी अगर जनरली बात करूं तो ये फ्लूइड्स के दौरान फैलते हैं, फ्लूइड्स के कांटेक्ट में या इंसेमिनेशन से फैलते हैं। ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड्स अगर हो जाए और फ्लूइड्स का या तो निडल में कांटेक्ट, या मैं निडल डाल रही हूँ, इंजेक्शंस की निडल्स लगा रही हूँ, तो इंजेक्शंस के निडल्स में भी जो इन्फेक्शन आ गया है वो मैं अगर नेक्स्ट पर्सन में लगा देती हूँ द सेम निडल, क्योंकि अगर मैंने स्टेरलाइज नहीं की है तो द अदर पर्सन विल आल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, सो इट कैन बी थ्रू दैट थिंग। ठीक है, और कौन से रीजंस है कि इंस्ट्रूमेंट इज विद, you can add it from there only। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, विद infected person, transfusion of bloods, very important, transfusion of blood, or from the, बच्चे चलो इस बारे में बात करते हैं, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, और पर्सन में बी मदर टू द फीटस। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है अगर मदर इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर मदर इन्फेक्टेड है, शी इज HIV पॉजिटिव, देन द फीटस इज ऑल्सो HIV पॉजिटिव अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हुआ। आजकल हम HIV से अगर मदर इज HIV पॉजिटिव तो ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि हम बच्चे को HIV पॉजिटिव ना होने से बचा सकते हैं। ये ट्रांसमिशन मदर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में होने से बचा सकते हैं। आजकल ऐसे प्रोविजंस हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बट इट इज ओनली लिमिटेड टू दिस केस कि इफ द मदर इज इन्फेक्टेड वी कैन प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम दैट द इन्फेक्शन इज गोइंग टू टू द फीटस से पहुंचने तक हम लोग उनको रोक सकते हैं। अब दूसरे बच्चे एक बात और करूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए कि पहले ब्लड बैंक को हर एक की नॉलेज ये होनी चाहिए उस ब्लड की, जो भी ब्लड ले रहे हैं, कि वो जो ब्लड है दैट विल नॉट
हैव टू बी HIV पॉजिटिव, क्योंकि बच्चे HIV टेस्ट कराते हो तो आपका उसका एक विंडो पीरियड होता है 6 महीने का। 6 महीने के विंडो पीरियड तक पता नहीं चल पाता कि HIV पॉजिटिव ये इंसान है या नहीं, ये सिम्टम्स शो ही नहीं हो पाते। और जब तक कोई बॉडी सिम्टम शो नहीं करेगी, यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज। और बॉडी सिम्टम भी इसी वजह से शो करती है क्योंकि बॉडी वीक होने लग जाती है रेप्लिकेशन से, क्योंकि एक तरह से पैरासिटिक खून चूस रहा होता है। ये मत समझ लेना कि पैरासिटिक है, मैं एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इन द सेम मैनर बॉडी जब तक वीक होनी स्टार्ट होती है तब तक 6-7 महीने का 12 महीने का पीरियड जा चुका होता है, और उस टाइम पे फिर सेकेंड स्टेज ऑफ द वायरस हैज स्प्रेड ओवर, तो बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है उसको कर्ब अप करने के लिए। तो इन द सेम मैनर अगर मदर नो दैट शी इज HIV पॉजिटिव, देन हम बच्चे को बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड, अब कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकता है। दैट इज इचिंग, pale foully discharge, फ्लूइड में भी, ठीक है, फ्लूइड से स्वेलिंग, स्वेलिंग किन की, जेनेटियल, स्वेलिंग ऑफ जेनेटियल पार्ट्स की भी हो सकती है, बॉडी की भी हो सकती है, एडिमास भी देखे गए हैं। ठीक है, स्लाइट पेन्स इन जेनेटियल organs or body parts, you can say in genital, अगर कोई और है, in genital region, infected males have asymptomatic and hence remain, फीमेल्स में तो बच्चे फिर भी एक तरह के अनडिटेक्टेबल हम लोगों को दिख जाते हैं, इचिंग होने स्टार्ट हो गई और वाइट पेल डिस्चार्जेस स्टार्ट हो गए, बट मेल्स की बात करूं तो मेल्स हमेशा रिमेन्स अनडिटेक्टेड ही रहते हैं क्योंकि सिम्टम्स लास्ट तक नजर नहीं आते। ठीक है, absence of less or no symptoms in early stages and social stigma attached to STD or people suffering from STD। अब बच्चे ये एक मेजर प्रॉब्लम है दैट वी आर फेसिंग। ठीक है, अब ये क्या है बच्चे कि एक सोशल स्टिग्मा हम लोगों का रहता है। सोशल स्टिग्मा से क्या समझते हो कि सोसाइटी, बेसिकली सोसाइटी इज प्लेइंग एवरी रोल फॉर अस। हर ये जो रोल है जो हम लोग खुल के किसी से पूछ नहीं पाते, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। ठीक है, और स्पेशली इन चीजों को लेकर दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है,
genital organs. Why you are not comfortable speaking these things to your family members? Why you are not comfortable to going to the doctor? अब पिछले जमाने से ये था कि if someone had gone to the medical doctor इस चीज के बारे में काउंसल करने के लिए क्या उसको बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं. So this is a social stigma or the myth I came to know when I was in my OPD period one day that अगर वो हमारे पास आए, हम डॉक्टर्स के पास आए काउंसिल कराने के लिए, तो वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे. They have this set of this backwardness in their mind कि अगर वो किसी डॉक्टर के पास गए किसी इन बारों में पूछने के लिए कि उनको कैसे एक फैमिली प्लानिंग को आगे करना चाहिए, कैसे उनको अपनी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए बच्चे को लेकर, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट एज, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, तो वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे इन सारी चीजों को लेकर. ठीक है. अब ऐसे ही ये सोशल स्टिग्मास बीमारियों को लेकर भी है कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम और वो अपने घर में किसी को बता देता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर रूरल एंड द रिमोट एरियाज, अगर वो इन सारी चीजों को किसी को बता देता है, देन व्हाट देयर फैमिली गोज टू टेल कि ये सारी चीजें तो होती रहती हैं एंड इट इज नॉट द बिग इशू. अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे मे बी वो कुछ तुम लोगों को ये समझेंगे कि यू आर इनफर्टाइल, यू आर स्टेराइल, you are the sterile organism, you are the sterile male or the female. So they will never talk to their problems openly and they still remain in that problem. अब उस प्रॉब्लम में वो ऐसे फंसे होते हैं then they're not going to talk to anyone. ठीक है. अब ये सोशल स्टिग्मास को हम लोगों को खत्म करना है. ठीक है. अब ये जो सोशल स्टिग्मास हैं जो शुरू में HIV की बच्चे बीमारी सामने आई थी हम लोगों के, तो इट्स अ बिग चैलेंज क्योंकि हमसे ज्यादा तो लोगों ने इसको एक छुआछूत की बीमारी मान ली थी. ठीक है. हमारा छुआछूत की बीमारी नहीं है, इट्स अ डिजीज जो कि अगर फ्लूइड्स कांटेक्ट में आए तो फैलती है. लेकिन व्हाट पीपल बिलीव कि अगर हाथ लगा लूंगा तो उसको फैल जाएगी, अगर उसने छींक दिया तो फैल जाएगी, अगर मैंने उसके साथ खाना खा लिया तो फैल जाएगी. बेसिकली उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स करना नहीं छोड़ा, सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ करना नहीं छोड़ा, उस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन लोगों से कांटेक्ट में आना छोड़ दिया जो कि HIV. अब इफ यू आर मूविंग, अभी मैंने ऊपर बात की कि basically sexual workers are prone to these kind of diseases. ठीक है. Sexual workers are prone to such diseases and that's why they face lots of genital and the sexual transmitted diseases. And when you are going for the unsafe intercourse period, then obviously that will not beneficial for you. Should ये बात दिमाग में नहीं आई, but what they have created a social stigma कि if I touch a HIV person then it will cause me the same disease again. So these are the certain social stigma that our society believe about the diseases and they can't even talk about it in an open manner. ठीक है. और यही सोशल स्टिग्मास बच्चे रोकते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हो सकता है एक हेल्दी लिविंग के लिए, एक हेल्दी. ठीक है. मैं कहती हूँ HIV का कोई नाइलाज बीमारी है, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है, बट यू कैन स्टे एज मच एज मेनी इयर्स हेल्दी विद दैट थिंग. अगर आपको HIV पॉजिटिव है or if you are aware of that and if you can talk it awarely, so you can stay healthy with it as long as you want. And if the social stigma surrounds you in that manner, so if the treatment can't be strict in one manner, एक अगर ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाया तो बात क्या हुई उस ट्रीटमेंट की स्टार्ट करने के. ठीक है. तो इसीलिए सोशल स्टिग्मा प्लेज अ वेरी इफेक्टिव रोल. ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स
जो भी जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो अगर हम डाटा की माने तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव, शुरू में निडल्स के यूज से HIV का रेशियो फैलता था. So these are the things that should be cared of, and it is not the untouchable disease. CBSE में questions वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे बन के आते हैं 3 मार्क्स में. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चंस में बन के आते हैं कि इफ अ पर्सन इज HIV पॉजिटिव and if you know that the person is HIV positive, then what is your reaction towards the person? So they have some 2-3 points in that contradict statement and you have to answer कि अगर person HIV positive है, so what will be your social attitude towards that person? अगर HIV positive है, so अगर आपका job perspective से देखा जाए, so what will be your social and the colleague behavior, उसके साथ कैसा होना चाहिए. So these are the 3 marks question that CBSE बोर्ड कभी ना कभी डाल देता है. एक तो ये वाला क्वेश्चन डालता है, एक वो वाला क्वेश्चन डालता है कि हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज टोटली इन कंट्रोल विद द मेल्स, क्योंकि उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि फीमेल्स के XX क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर के XY क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर, क्योंकि मदर के तो XX क्रोमोसोम ही होते हैं. सो ये जो मिथ है वो रॉन्ग है. सो यू हैव टू प्रूव दैट थिंग इन अ साइंटिफिक मैनर. सो अब हम लोगों ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात की. अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अनफर्टिलिटी. अनफर्टिलिटी का बच्चे सीधा सा मतलब होता है स्टेराइल कैरेक्टर. ठीक है, स्टेराइल कैरेक्टर. अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ते आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें हमने गेमेटोजेनेसिस की बात की. उसमें हम लोगों ने गेमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, फिर अगर फीमेल्स की बात करो तो गेमेट फॉर्म होकर जाइगोट बनता है, इम्प्लांटेशन होती है. तो मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक फर्टिलिटी को प्रोवोक करती है, एक फर्टाइल प्रेगनेंसी को प्रोवोक करती है. प्रेगनेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, जितना भी आपका हार्मोनल सिस्टम ऑफ द बॉडी है वो हेल्दी है, वो फिट है, वो फिजिकली डेवलप्ड है. ठीक है. अब बच्चे, अगर मैं इनफर्टिलिटी की मेन बात करूं तो सबसे नॉर्मल बात मैं कर सकती हूँ म्यूटेशन की. म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्रोमोसोम्स की गलती ऑफ पेयरिंग, मतलब अगर मैं सिंपल से कह दूं कि क्रोमोसोम्स कभी 23 होते हैं, 21 बन गए. ठीक है, 21 नहीं है, 19 बन गए, 18 बन गए या ज्यादा बन गए, इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, तो उनकी वजह से सेक्स ऑफ द कैरेक्टर विल आल्सो बी डिटरमाइंड. मतलब उनकी वजह से सीधा सीधा अफेक्ट आता है सेक्स ऑफ द कैरेक्टर पे, और जो करेक्टर फॉर्म होता है वो म्यूटेड होता है. जैसे हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो उनमें ये कभी कभी गलतियां हो जाती हैं बच्चे. दे आर द म्यूटेंट्स बेसिकली. They are also the living organisms, but they are the mutants, and it is not their fault. It is just because of the increase and the decrease in the number of chromosomes. ठीक है. For example, कभी 21, 22 या कभी 33 ऐसे अगर क्रोमोसोम्स नंबर डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो इन केसेस में म्यूटेंट्स हो जाते हैं. ना तो मेल्स बनते हैं ना तो फीमेल्स बनते हैं, क्योंकि अगर मेल है और फीमेल है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी मेंटेन. लाइक आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होने चाहिए, मतलब एक ही कैरेक्टर के होने चाहिए. ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब है एक एक हैप्लॉइड के होने चाहिए. अब जो जाइगोट हमारा बच्चे फॉर्म होता है वो बनता है डिप्लॉइड, जिसमें मेल और फीमेल मतलब मदर प्लस फादर दोनों के क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, लेकिन अगर जब उनकी मियोटिक डिवीजन हो जाती है तो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, कटती रहती है, कट कट के एक हिप्लॉइड कैरेक्टर बना देती है. ठीक है, एक हिप्लॉइड कैरेक्टर फॉर्म कर देती है. तो म्यूटेंट्स की वजह से इनफर्टिलिटी आ जाते हैं. उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं होते. ठीक है, एक केस
जेनाइटल ऑर्गन्स में बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिल करेंगे। एनसीईआरटी ये कहती है, अगर हम लोग सीबीएसई की बात करें तो बहुत सारे 3-4 तरह के केसेस हम लोग फॉलो करते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि एक लड़की है, एक फीमेल है, शी इज 16 ईयर ओल्ड और बहुत ब्यूटीफुल है एंड यू आर एज अ मेडिको, ठीक है, और वो आपके पास आती है और वो आपसे शिकायत करती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं हो रहे उसको, तो आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या आप सबसे पहले चीज सोचेंगे? बच्चे आप सबसे पहले, आपने आंसर इसी चैप्टर से उठ के आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से उठ के नहीं आया, ठीक है। आपने उससे बात करी है कि चैप्टर 3 में हम लोगों ने सारा वो टॉपिक पढ़ा है, लेकिन चैप्टर टॉपिक ये इस पे रिलेट करना है आपको, इनफर्टिलिटी वाला क्वेश्चन बन के आया है। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि कुछ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की गलती हुई है और सबसे पहले ये एबनॉर्मल केस है, तो सबसे पहले आप उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजोगे। अल्ट्रासाउंड में आप फाइंड आउट करते हो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हो रहे हैं, उसके ब्लड टेस्ट क्यों हो रहे हैं, आप 3-4 चीजें लिख दोगे जो जो आपको लगता है, जो जो फिर हमने पढ़ा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, एलिवेशंस एंड डिक्रीज इन, कभी हार्मोन एलिवेट कर रहे हैं, कभी डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा आप ये लिख दोगे कि क्या पता उसमें उसका जो बॉडी ऑर्गन है, जो यूट्रस है, वो कंपैटिबल नहीं है, क्या पता उसकी ओवरी पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम हो, उसको इसीलिए साइकिल्स की कंप्लेंट आ रही है। तो ये 3-4 चीजें आप 3 मार्क्स में क्वेश्चन में अगर आप 3 मार्क्स का स्टेटमेंट भी दे दोगे, और बच्चे क्या लिखते हैं, गेमेटोजेनेसिस लिख रहे हैं कि गेमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और मेल्स में तो मेल्स का भी लिख रहे हैं, डायग्राम भी बना रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारे 33 नंबर्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ उतना लिखना है जितना वो आपसे पूछ रहे हैं, वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी ये नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि अगर एक पेशेंट आ रही है आपके पास और उसको मेंस्ट्रुअल इनएलिवेटेड, मतलब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही हैं, तो क्या करोगे आप? तो आपको सिंपल से ये बताना है कि आप सबसे पहले उसके ब्लड टेस्ट कराओगे, यूट्रस कराओगे, फिर ये बताओगे कि वो म्यूटेंट है या नहीं है। अगर वो म्यूटेंट, अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि उसका यूट्रस है ही नहीं, नेचुरल लड़की का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यूट्रस प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स आप ये लिख दोगे दैट इज द केस ऑफ द म्यूटेंट एंड दैट विल अनफर्टिलिटी के कारण वो बच्चे कभी फर्टाइली पैदा नहीं कर पाएगी, ऐसे केसेस लिखोगे, ठीक है। अब बच्चे, 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक पेरेंट मदर होती है और दूसरा पेरेंट आपका होता है फादर। अब जो ये इनफर्टिलिटी होती है ये दोनों में जनरेट हो सकती है, इनफर्टिलिटी दोनों के कारण हो सकती है। अब 80 to 90% चांसेस ये रहते हैं कि दोनों में से किसी एक के कारण इनफर्टिलिटी के चांसेस रहें। तभी जो इनफर्टाइल पेरेंट्स होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज हम लोगों ने पढ़ा है, फैलोपियन ट्यूब, आईवीएस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इन बच्चों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले तो डिटेक्ट करते हैं कि फर्टाइल आफ्टर द एक सही अमाउंट के कारण, एक सही अमाउंट मैरिज के कारण 8-9 साल हो गए हैं, द कपल इज नॉट हैविंग अ बेबी, तो इतने पीरियड के कारण भी इफ दे आर नॉट हैविंग अ बेबी, द रीजंस मे बी बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या तो फादर में या तो मदर में। अब ये केसेस उन वाले केसेस पे अप्लाई नहीं होते कि मदर जो है उसकी तो एज ही नहीं है बच्चे पैदा करने की, और फिर बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे, ठीक है, या फादर की एक अप्रोक्सीमेट एज नहीं आ रही, ठीक है। तो उस चीजों को भी ध्यान में है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एआईपीएमटी में भी ये टॉपिक में 5 to 6 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं कह रही कि आपने इस क्वेश्चन, इस थ्योरी चैप्टर, इसको आपने ध्यान लगा के पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर 8-9 साल मैरिज के हो गए हैं और दे आर नॉट हैविंग द चाइल्ड, तो जो चाइल्ड नहीं हो रहा वो क्या रीजन है, तो ये रीजन है कि अनफर्टिलिटी कॉज ड्यू टू द मदर और मे बी द फादर आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ द टेस्ट, ठीक है, या तो मदर या तो फादर की वजह से डिटेक्शन करके आप पता करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि कौन से केसेस हो सकते हैं जिसमें आप ये अनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हैं, हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट
mentioning इनफर्टिलिटी। तो मतलब जो आपकी हेल्थ है वो एक इनकम्प्लीट टॉपिक रह जाएगा जब तक आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस ना करेंगे। तो अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं तो अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस children in spite of, you can mention this, in spite of unprotected sexual intercourse with mutual consent or the step towards the family planning। फैमिली प्लान कर चुके हैं और ये सारे स्टेप्स बियर कर रहे हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, उसके बावजूद भी यू आर फॉलोइंग इनटू द स्टिग्मा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, द इनएबिलिटी प्रोड्यूस टू हैविंग द नो यंग वन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वही फिर से इस चैप्टर में सोशल स्टिग्मास हम लोग बहुत देखेंगे। एनसीईआरटी बहुत सोशल स्टिग्मास बताती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मदर्स को, फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, लड़की क्यों नहीं हो रही। फिर इस चैप्टर में हमने अभी बात की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की क्या रीजन है, वो भी औरत पे ब्लेम किया जाता है। अगर किसी कपल के बच्चे नहीं हो रहे हैं, so obviously it is also the woman who is responsible कि then why the woman is not able to bear the child। अब ये इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा है कि इसी पे ज्यादातर वुमेन के क्राइम रहते हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, छोड़ रहे हैं, whatever the stigmas we are facing day to day। अब हम तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम इसके बारे में बच्चे बात करने लगेंगे कि क्या है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे, सो इट कैन बी अ फादर, इट कैन बी अ मेल। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह ये चीजें पढ़ी थी कि स्पर्म्स क्या होते हैं, 60-40 के रेशियो में होते हैं। मतलब कि क्या होता है बच्चे, 60% स्पर्म्स तो ऐसे होते हैं जिनका शेप और साइज सफिशिएंट होता है फर्टिलाइज करने के लिए एग को। ठीक है, और 40% स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी स्विमिंग स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, क्या होता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, स्पर्म्स यूट्रस के अंदर आ जाते हैं। अब उनका वायबिलिटी, अब बॉडी स्पर्म्स जो मेल्स के होते हैं वो बॉडी के बाहर इसीलिए होते हैं ताकि अब उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। मदर की बॉडी का और फादर की बॉडी का टेम्परेचर अंदर का तो सेम ही रहेगा ना। तो जैसे ही मदर की बॉडी में स्पर्म गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके पास 2 से 48 घंटों का टाइम होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं तो वो स्पर्म्स क्या कर देते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो ज्यादा जल्दी उनकी स्विमिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो जल्दी से स्विमिंग करके ओवम तक पहुंच पाए, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन तो कभी होगी ही होगी नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 60-40 का रेशियो मान के चलते हैं कि 60% तो बच्चे ऐसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे ही होंगे जो कैपेबल होंगे कि उनका साइज और शेप फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट हो, और 100 में से 40% ऐसे होंगे जो बहुत बहुत तेज करेंगे फास्ट स्विम। ठीक है, कॉमनली कह रही हूँ, ये नहीं है कि 60 बिल्कुल ऐसे होंगे जो बिल्कुल शेप और साइज के होंगे और 40 बच्चे, बाकी बच्चे वो करेंगे, नहीं। 40% में से गिनती के 20% ऐसे हो सकते हैं जिनका शेप और साइज फर्टिलाइजेशन के लिए एक्यूरेट हो। ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स की तो मैं बात कर ही रही हूँ कि उनकी ओविडक्ट्स, उनका ओवम प्रॉपरली होना चाहिए। मैंने पीसीओडी की बात करी थी। अब पीसीओडी इज नॉट दैट कंडीशन कि बच्चे पैदा, द मदर कांट अफोर्ड टू बेयर अ चाइल्ड, उसका बच्चा नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बट इट इज नॉट द बिग इशू कि शी कांट बेयर अ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो अगर मैं बात कर रही हूं तो हम मदर कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, मदर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है
क्या पता उसका जो ओवम बन रहा है वो ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा, द डेवलपमेंट जो ओवम की हुई है वो फाइन हुई है या नहीं हुई है। दूसरी चीज, अब यूट्रस का एक मेन रीजन आता है, अगर मैं बात करती हूँ फीमेल्स में, कि यूट्रस का मेन रोल आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों यूट्रस का क्या रोल आता है कि जाइगोट को इम्प्लांट कराना, जो ब्लास्टोसिस्ट बनती है, हम लोग ने पढ़ी थी इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, बच्चों जो ब्लास्टोसिस्ट बनती है उसका इम्प्लांटेशन एक करेक्ट पोजीशन पे, फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होना, वो विलाय जो विलाय क्रॉनिक्स फॉल्स होती है वो आपका ढंग से होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ढंग से नहीं आया तो बच्चा तो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो मदर्स, कभी कभी मदर्स के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं होती उसको फॉर्म करने की। ठीक है, और अगर कभी इम्प्लांटेशन इतना वीक होता है कि बार बार खिसकता रहता है और गिरता रहता है, ऑब्वियसली फिर तो प्रेगनेंसी रुक ही नहीं पाएगी, तो उनकी वो इनकेपेबिलिटीज होती है। सो इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल। फीमेल की यूट्रस बराबर नहीं होती, शेप की, साइज की नहीं होती। जब आप यूट्रस का टेस्ट कभी कराया भी हो तो आपको आपका साइज लिख के देते हैं, ओवरीज इतने सेंटीमीटर की आ रही हैं। बेसिकली बच्चे वो साइज आपको इसलिए लिख के देते हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि एक हेल्दी ओवरी इतने से इतने सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर आपकी छोटी है, बड़ी है, तो क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या कॉजेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक प्रोस्टेट, अगर मैं उसमें मेल्स की बात करूं तो मेल्स में भी एक एक्यूरेट पेनिस का साइज होना चाहिए, एक एक्यूरेट प्रोस्टेट का साइज होना चाहिए, एक एक्यूरेट स्क्रॉटम का साइज होना चाहिए। वो साइज इसीलिए मेंशन करके देते हैं कि अगर वो साइन से ऊपर नीचे है, अगर उस साइज से एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, छोटा है तो स्पर्म्स हेल्दी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर स्क्रॉटम छोटा है, टेस्टिस छोटा है, तो क्या पता स्पर्म्स प्रोड्यूस ना करें। ऐसे ही जो पेनिस का साइज है वो एक एक्यूरेट लेवल का होना चाहिए, अगर एक्यूरेट लेवल का ना हुआ तो कुछ और हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होएगी नहीं, इंसेमिनेशन होएगी नहीं। ठीक है, तो देयर आर कैन बी मैनी रीजंस। तो वुमेन कांट बी ब्लेम ऑन द वन फैक्ट कि वो ही उन्हीं की वजह से बच्चे नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे। इट कैन बी बोथ मेल्स, ज्यादा मेल से भी हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकता है। अब बच्चों हम लोग क्या है, हम लोग दो पढ़ते हैं, वीवी एंड द ओवी पैरस। हम लोग शुरू में भी सेकंड चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो डेवलपमेंट ऑफ यंग वन है वो मदर की बॉडी में होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मदर की बॉडी में तो होती है, लेकिन और इंटरनल एनवायरनमेंट होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, गैमेट्स बाहर पानी में रिलीज हो जाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन भी बाहर होती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन इज ऑल्सो बाहर, एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन अब हम उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी अंदर होती है, डेवलपमेंट भी अंदर होती है, देन द प्रोसेस फॉलोड विद द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन से फॉलोड होता है। इन द सेम मैनर अगर मैं और बात करने पे पहुंचू कि assisted reproductive technologies we have now। ठीक है, करेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है इन अनफर्टाइल कपल्स को जो कि बेयर नहीं कर पाते प्रेगनेंसी को, उनके लिए बेसिकली एक हेल्प होती है, सो दैट दे कैन ऑल्सो इंजॉय टू हैव यंग वंस। ठीक है, अब वो यंग वंस के बच्चे, बहुत सारी तकनीक है जो अब आ गई है विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, बहुत सारी आ गई हैं, उसे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये क्या होती हैं, इनको कैसे डिफाइन करोगे, करेक्शंस आर पॉसिबल ठीक है, करेक्शंस आर पॉसिबल फॉर कपल टू हैव चिल्ड्रन और young ones through
special technology known as assisted reproductive technology। अब बच्चे सबसे पहले इसमें बात करते हैं IVF की। IVF की बात करते हैं। IVF का मतलब होता है IVF फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान से समझना बच्चे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, followed by embryo transfer। अब बच्चे ये होता है कि कभी कभी बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मदर के पास अनएलिवेटेड हार्मोनल बैलेंस होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट पीरियड कि फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण। और फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण क्या है? फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण एक तो बच्चे है स्पर्म्स की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, इसमें आपकी ओवन फीमेल गैमेट की भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फर्टिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड होता है उसमें अगर स्ट्रक्चर्स ऑफ ovaries incompatible to produce follicle or generate ovum and release it, ठीक है। कभी कभी वो रिलीज नहीं कर पाता हो, तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि ओवम, मदर का ओवम और फादर के स्पर्म्स का बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है आउटसाइड ट्यूब्स में। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं एक टाइप से। टेस्ट ट्यूब्स में एक एप्रोप्रिएट या एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, कंडीशन, हार्मोन्स और जायगोट फॉर्म करके जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ठीक है, उस जो है एम्ब्रियो की क्या पता मदर की सिर्फ ये हो और यूट्रस सही चल रही हो। सही चलने का मतलब है यूट्रस इज फाइन, ठीक है। तो जाइगोट का जो होता है उसको एम्ब्रियो बनने के बाद जो ब्लास्टोमेट स्टेज पर उसको यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया जाता है। और भी बहुत सारे सिमन मदर्स के केसेस आते हैं कि उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि यूट्रस भी काम नहीं कर रहा मदर का और फर्टिलाइजेशन मतलब फिर फिलहाल अभी यही देखो कि इम्प्लांटेशन हमने करा दी
जिसको आपने बोल दिया एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इस प्रोग्राम को पॉपुलरली called as test tube baby program। ठीक है, इसमें ओवा फ्रॉम वाइफ, मेल स्पर्म्स हस्बैंड के आर कलेक्टेड and induced to form zygote and induced to form zygote in stimulated का मतलब बच्चे होता है ऑप्टिमम स्टिमुलेटेड कंडीशंस, stimulated conditions in labs। ठीक है, फिर ये जो जाइगोट होता है, द जाइगोट और द अर्ली जाइगोट, 2 से 4 मोर्यूला स्टेज आ जाती है, जो 4 स्टेज वाली स्टेज आ जाती है। ठीक है, ये और ब्लास्टोमेयर्स जो 8 सेल स्टेज आ जाती है। ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है फलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, अगर ब्लास्टोमेयर्स अगर अर्ली जाइगोट है, ठीक है, अगर अर्ली जाइगोट है और अगर वो फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जिफ्ट। अगर ब्लास्टोमेयर स्टेज हो गई है, ठीक है, एम्ब्रियोज विद ब्लास्टोमेयर 8 सेल इनटू, वो डायरेक्टली यूट्रस में किया जाता है, उसे बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, अगर आपका जाइगोट है तो अर्ली जाइगोट आपका फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो फलोपियन ट्यूब से अपने आप यूट्रस तक चला जाता है इम्प्लांट होने के लिए, अगर मदर की यूट्रस फिट एंड फाइन है। अगर वो 8 सेल स्टेज का ब्लास्टोमेयर बन चुका है, तो उसको बच्चे वो हम लोग देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना है वो कितना सेंसिटिव है। ठीक है, तो उसको फिर हम डायरेक्टली करते हैं यूट्रस में, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है, अब एक और चीज बोलती है, एक और चीज आ सकते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट, हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब हमने वो पढ़ी विट्रो, अब पढ़ते हैं वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे
इसमें होता है फ्यूजन और यू कैन से फर्टिलाइजेशन inside the female, also could be used for conceive those women who cannot conceive. अब जरूरी नहीं है कि ये जो आपकी फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, स्पर्म्स की, ये हम लोग दूसरी किसी वुमेन, एक एक्सेप्शनल थर्ड वुमेन की बॉडी में भी कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ मदर एंड फादर आर इनकेपेबल और मदर इज इनकेपेबल ऑफ कंसीविंग, देन द विवो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो देयर, कि ये फर्टिलाइजेशन हम मदर, किसी और मदर की बॉडी में भी कर सकते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, गेमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर. इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू fallopian tube of another female who produce one, but development can provide suitable environment for fertilization, ठीक है. ये एक मेथड हो गया कि गेमेट्स को बच्चे उन मदर्स के उसमें डाल दो, ठीक है. गेमेट्स को उन मदर्स के अंदर डाल दो जो फर्टिलाइजेशन कर सकती है, उसे बोलते हैं गेमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, ठीक है. गेमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर में जो गेमेट्स हैं वो उन मदर्स में, जैसे मेल गेमेट्स को उस मदर में डाल दो जो कि फर्टिलाइजेशन करवा सकती है, जो फिर जाइगोट फॉर्म हुआ है, उस जाइगोट को मतलब बेसिकली एक सिंगल मदर, आपने एक, जैसे कहते हैं आजकल हम बहुत इजी टर्म यूज करते हैं, कोख उधार पे लेना, मतलब कि आपने स्पर्म्स उनकी बॉडी में डालवाए जिनसे फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हो, द मदर इज इनकेपेबल, एंड वो फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है, ठीक है. ये थ्रू होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस. स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है बच्चे ये. Specialized procedure to form an embryo in labs in which sperms is directly injected into ovum. Infertility cases are mainly due to inability
of male partner, inability of male partner to insemin the sperm or due to very low sperm count in the ejaculates. तो ये कैसे करेक्ट किया जा सकता है? बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर ही मेल का कलेक्ट कर लिया जाता है, मेल डोनर एक कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्टेड एंड, ठीक है, आइदर फ्रॉम हस्बैंड हो सकता है या किसी से भी हो सकता है, कलेक्टेड एंड देन इंट्रोड्यूस्ड either into vagina or into uterus। ठीक है, यूट्रस में कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रा इंसेमिनेशन, और अगर विजाइना में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा विजाइना, इंट्रा विजाइनल इंसेमिनेशन यू कैन। तो अब हम लोगों ने बच्चे most of the सारा chapter we have finished, and in the chapter we have finished we have seen the infertility cases। infertility cases में हम लोगों ने mother and the father both of the देखे कि हम किन किन तरीकों से infertility ये जो cases हमारे सामने आए हैं इनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, इनको करेक्ट कर सकते हैं, इन कपल्स को, अनफर्टाइल कपल्स को गाइड कर सकते हैं मूविंग टू मूव टूवर्ड्स टू द एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है बच्चे, गेमेट फलोपियन ट्रांसफर की अगर बात करूं तो गेमेट फलोपियन ट्रांसफर में गेमेट्स को फलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देना, एक ऐसी वुमेन के अंदर जो कि चाइल्ड को बेयर कर सकती है। अगर मदर में सिर्फ ये इनकेपेबिलिटी आ रही है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है एंड द मदर्स यूट्रस इज फाइन, तो बाहर आउटसाइड करा के हम लोग यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। गेमेट ट्रांसफर में बेसिकली अगर गेमेट ट्रांसफर करने हैं और हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मदर की गैमेट्स में कोई प्रॉब्लम है या फादर के, तो हम एक ऐसी मदर में जाइगोट फॉर्म करके डाल रहे हैं जिनमें गैमेट्स बहुत सही से ठीक तरीके से बन पा रहे हैं। ठीक है, सो ये ऑल्दो दीज ऑल ऑप्शंस रिक्वायर हाई प्रिसीजंस, बहुत ज्यादा हाई प्रिसीजंस चाहिए, हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एंड द प्रोफेशनल्स। इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए, एक अंजाम लेने के लिए हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, और लोगों का जो अंदर ये मिथ्स है कि इन टेक्निक्स को यूज ना करने के लिए, और मतलब बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मास एंड मिथ्स आर ऑलवेज आल्सो प्रेजेंट इन दिस नॉट्स, लेट्स टॉक अबाउट गोइंग बियॉन्ड विद दैट। ये भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि लोग इन सारी चीजों को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है, और डेसिक्यूशन चिल्ड्रन जो आपके हम लोग बात करते हैं उनके बारे में डिस्क्लोज ना करना, या लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं अपनी खामियों को और एक वे ढूंढते हैं टू लिव अ हैप्पी फ्रूटफुल लाइफ विद द चिल्ड्रन। अब इमोशनल, रिलीजियस, मैनी अदर फैक्टर्स आर रिलेटेड कि जो इन सारी चीजों से इंटरलिंक करते हैं कि व्हाई ये सारी चीजें, जो टेक्नोलॉजी है कि इस चीज को एक्सेप्ट करना, दैट मदर, इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मदर में इनकैपेबिलिटी है, फादर में इनकैपेबिलिटी है, उसके बावजूद ऐसी सारी चीजों को एक
ओपन माइंडेड थिंकिंग से अडॉप्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। तो बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू go for the medical treatments like this to correct or the assisted reproductive टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए एक हेल्दी फ्रूटफुल फर्टाइल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। So here's your chapters become over for the reproductive health. Our first unit will be completed over this. And I want कि आप इस यूनिट में जो टॉपिक्स के बारे में पढ़े, इस टॉपिक्स के बारे में आप वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का ध्यान रखेंगे, बैरियर मेथड्स का ध्यान रखेंगे। बैरियर मेथड्स में आप नेचुरल और आपको आर्टिफिशियल दोनों बैरियर मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन की जिस डेफिनेशंस यू विल लीड, और उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई इतनी ज़्यादा वाइडली, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान कर सकती है पॉपुलेशन को रोकने में। और लीगलाइज हुई भी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हुई। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे ज़्यादा आपका एड्स का, HIV एड्स का जिक्र किया गया है। वही एक ऐसा ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसके बारे में बताया गया है। आप उनको, अगर उन्होंने प्रिकॉशंस पूछे गए कि हाउ यू कैन क्लब, कि कैसे आप रोक सकते हैं HIV डिजीज को फैलने से, तो व्हाट यू कैन डू टू मेंटेन अ गुड हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो बच्चे आप उसमें बता सकते हैं कि यूज ऑफ बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डोम्स, फीमेल्स कॉन्डोम्स, नेल कॉन्डोम्स आर द मेथड्स जिससे आप ये सारी चीजों को मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद रैंडम पार्टनर से भी आप एक टाइप से रोक सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो एजेंडा है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और इन प्रॉब्लम्स के बाद भी क्या आप एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने का जो आइडिया है उसे जिंदा रख सकते हैं, या उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप फिर अगेन अपने एजम्पशंस और प्रॉब्लम्स एंड द फैक्टर्स एक करके अपना आंसर लिखेंगे 5 मार्क्स में, ठीक है। सो here's your chapter becomes over for this, and with this we have completed the whole unit for plant reproduction, for animal reproduction, human reproduction. I want you to keep revises the gametogenesis for the human reproduction, which is very important. Gametogenesis आपको याद रखनी है, दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्म होने चाहिए। 3 to 5 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन बनेगा, या तो वो आप पे यूट्रस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो वो आप पे उस पे नेचुरल, बेसिकली सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो यूट्रस पे क्वेश्चन पूछे। और इस चैप्टर की बात करती हूँ तो ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पे जो क्वेश्चन पूछता है उसका ध्यान रहता है। सो जस्ट बी वेरी प्रिपेयर एंड लेट मी नो योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। You just do write your doubts to me and we will discuss. Okay, so thank you and have a nice day.